हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे लर्न विद फन 477 पर, जिस पर हम कोशिश करते हैं फन के साथ आपको थोड़ी नॉलेज भी दी जाए। नॉलेज इज़ द पावर। अब हमारा जो टॉपिक है ये है मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 6, जिसमें हम बात करेंगे ओकरेंस ऑफ मेटल्स की। ये टॉपिक ये बताता है हमें कि भाई मेटल्स जो हैं वो कैसे हमें प्राप्त होते हैं अर्थ क्रस्ट से। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा, जिसमें हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी। रिएक्टिविटी सीरीज में हमने देखा कि 3 तरह के मेटल्स थे। एक वो मेटल्स जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, एक वो मेटल्स जो थोड़े से कम रिएक्टिव हैं, और एक वो मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव है, मतलब लो रिएक्टिव। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, क्या वो कभी फ्री स्टेट में मिल सकता है? क्या नेचर में कोई एलिमेंट उसको नहीं मिला कभी भी रिएक्ट करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। जब वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, वो हमेशा कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ कंपाउंड बना के बैठा हुआ। अब सबसे नीचे वाले पे आते हैं, जो सबसे कम रिएक्टिव है, वो रिएक्ट ही नहीं करते किसी के साथ। तो क्या उनके चांस हैं फ्री स्टेट में पाए जाने के? यस, उनके काफ़ी हद तक चांस है फ्री स्टेट में पाए जाने के। जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये मोस्ट प्रॉब्ली फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते हैं किसी के साथ। रिएक्टिविटी सीरीज में ये हाइड्रोजन से नीचे पाए जाते हैं। चलिए, यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स को जब उसकी खदान से निकाला जाता है तो वो इम्प्योर होता है। उस मेटल को जो इम्प्योरिटी है उस सबको मिला के ओर कहा जाता है, ORE, मेटल ओर्स। अलग अलग मेटल्स अलग अलग ओर के रूप में पाए जाते हैं। अब इनको निकालने के लिए अलग अलग तरीके हैं। यू हैव लर्न about the reactivity series of metals. Having this knowledge, you can easily understand how a metal is extracted from its ore. Some metals are found in the earth's crust in the free state. Some are found in the form of their compounds. कुछ free state में पाए जाते हैं, कुछ compounds के रूप में पाए जाते हैं. The metal at the bottom of the activity series are the least reactive. जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें जो बॉटम में जो मेटल्स हैं वो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। दे आर ऑफन फाउंड इन फ्री स्टेट, तो चांसेस हैं उनके फ्री स्टेट में पाए जाने के। अब ये कौन से मेटल्स हैं, इसकी एक लिस्ट यहाँ पर दी गई है। फॉर एग्जांपल, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। ये सब हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज दे आर सल्फाइड एंड ऑक्साइड ओर्स। यहाँ पर दो मेटल्स जो लो रिएक्टिविटी सीरीज में पाए जाते हैं, जिनमें से हैं कॉपर और सिल्वर। ये दो ऐसे लो रिएक्टिविटी सीरीज में भी पाए जाने वाले दो ऐसे मेटल्स हैं जो लो रिएक्टिविटी में होते हैं, उसके बाद भी इनके सल्फाइड और ऑक्साइड्स और मिलते हैं, मतलब ये कंबाइंड स्टेट में भी पाए जा सकते हैं। मेटल्स एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर एग्जांपल पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम आर आल्सो रिएक्टिव, are so reactive that they are never found in nature as free state. ये कभी भी नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाए जा सकते, ये कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ तो कंबाइंड हुए होंगे। The metals in the middle of the reactivity series, for example zinc, iron, lead etc. are moderately reactive. ये ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ना ही बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, मॉडरेट होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये फ्री स्टेट में पाए जाने के चांसेस इनके बहुत कम हैं। They are found in the earth's crust mainly as oxides. ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं और इनके ऑक्साइड, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स पाए जाते हैं। ये ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर देते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं, सल्फर के साथ रिएक्ट करके सल्फाइड बना रखा होता है इन्होंने, और कार्बन और ऑक्सीजन के साथ, दोनों के साथ मिलकर कार्बोनेट बनाया होता है। यू विल फाइंड दैट द ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड्स। लेकिन एक बात आप कॉमन पाएंगे कि ज़्यादातर मेटल्स के ऑक्साइड्स पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के साथ लगभग सभी मेटल्स रिएक्ट कर लेते हैं। इसका कारण भी दिया गया है, ये क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है, व्हाई द ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड्स। ज़्यादातर मेटल्स के ऑक्साइड्स और ही क्यों पाए जाते हैं? इसका आंसर यहाँ बड़ा क्लियर है। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है ऑक्सीजन, एंड इज वेरी एबंडेंट ऑन द अर्थ, और अर्थ में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए भी इसके चांसेस हैं कि ये कभी ना कभी किसी ना किसी मेटल के साथ तो जरूर कंबाइन होता है। Thus, on the basis of reactivity, we can group the metals into the following categories. तो हमने यहाँ पर 3 कैटेगरीज आपके लिए बनाई हुई हैं। पहला, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी,
दूसरा मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट तीसरा मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी. डिफरेंट टेक्निक्स आर टू बी यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द मेटल्स फॉलिंग इन ईच कैटेगरी. अब 3 चुकी कैटेगरियां हैं, तो इन कैटेगरियों से अलग अलग तरीके हैं उन मेटल्स को निकालने के. तो यहाँ पर एक हमारे पास फ्लो चार्ट मिल जाता है. आप इस फ्लो चार्ट को थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो ये दिमाग में आपके बैठ जाएगा बहुत आसानी से. ये एक ओर है, मतलब इम्प्योरिटी के साथ मेटल्स है. किसी भी मेटल का ओर ले लें आप. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स कैसे होता है, ये तीन तरह की यहाँ पर फ्लो चार्ट दिया गया है. एक है मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी. इनको निकालने का एक ही तरीका है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर. मोल्टन ओर में बिजली गुजार देते हैं हम, तो इससे हमें मेटल प्राप्त हो जाता है, प्योर मेटल इससे प्राप्त हो सकता है. दूसरा, मिडिल में पढ़ने से पहले हम लास्ट वाला पढ़ेंगे पहले, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी. इसके सल्फाइड्स और होते हैं, सल्फर के साथ रिएक्ट करते हैं, और इनको निकालने की जो प्रोसेस है उसे रोस्टिंग कहा जाता है. इससे मेटल प्राप्त हो जाता है, रिफाइनिंग होती है. अभी हम इसी वीडियो में थोड़ी देर बाद 2 मिनट बाद ही हम रोस्टिंग को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. मेटल्स इन द मीडियम रिएक्टिविटी, 2 तरीके हैं इसको निकालने के. अगर ये कार्बोनेट ओर से बना है, इसका कार्बोनेट ओर है तो हम कैल्किनेशन करेंगे, और अगर सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग करेंगे. दोनों से ही हमें ऑक्साइड्स ऑफ मेटल प्राप्त हो जाएंगे. फिर रिडक्शन करेंगे मेटल का, और प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल में प्रोसेस चली जाएगी, प्योर मेटल हमें प्राप्त हो जाएगा. चलिए, अब हमारे मेन, आप इस टेबल में देखिए, आप एक डिफरेंस आपको मिल गया है, कैल्किनेशन और रोस्टिंग. कैल्किनेशन और रोस्टिंग का एक डिफरेंस एग्जाम में आ जाता है आपके लिए. तो कैल्किनेशन सी से बना है, और सी से ही वर्ड बना है कार्बोनेट. तो मतलब कार्बोनेट ओर्स में कैल्कुलेशन अप्लाई किया जाता है. अभी कैल्कुलेशन क्या है, एक और डिफरेंस हम आगे देखेंगे. साथ ही सल्फाइड ओर्स को निकालने के लिए रोस्टिंग प्रोसेस अपनाई जाती है. सल्फाइड और रोस्टिंग में भी ऐसा आता है, तो ये ऐसे याद रख सकते हैं आप कनेक्ट करके. गुड, आगे चलते हैं. एनरिचमेंट ऑफ ओर्स. ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटेमिनेट विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी सच एज सोयल, सैंड एटसेट्रा, कॉल्ड गैंग्यू. अब ये एक नया वर्ड आ गया, गैंग्यू. इस पे एक सवाल आपसे पूछ लिया जाता है जी, गैंग्यू क्या होता है बताइए. तो उसकी डेफिनेशन यहाँ मिल गई है भाई. ओर्स की जो माइंड होती हैं उसमें अर्थ में यूजुअली बहुत सारी कंटेमिनेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे बड़ी मात्रा में उसमें इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, सोयल हो सकता है, सैंड हो सकती है. तो उन सबको मिला के जो कहा जाता है गैंग्यू कहा जाता है. द इम्प्योरिटी मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द ओर प्रायर ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. मेटल को एक्सट्रैक्शन से जाने से पहले ये जो भी गैंग्यू है, जो भी सोयल है, मिट्टी है, इनको निकाल दिया जाता है. द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग द गैंग्यू फ्रॉम द ओर आर बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैंग्यू एंड द ओर. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई गई है भाई. इस गैंग्यू को अलग करने के लिए आपको सबसे पहले ये स्टडी करना पड़ेगा कि कौन सा मेटल उसमें मिक्स है और कौन सा गैंग्यू मिक्स है, उसमें सैंड मिक्स है या सोयल मिक्स है. उस हिसाब से पार्टिकल के साइज देखे जाएंगे, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी आप उसकी देख सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी देख सकते हैं, और उसी के आधार पर डिफ्रेंशिएट करके हम गैंग्यू से उसके और से उसके गैंग्यू को अलग कर सकते हैं. डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयड. अलग अलग प्रकार की सेपरेशन टेक्निक्स हैं जहां पर ये हम लगा सकते हैं. मेटल्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज. लो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स होते हैं उनको निकालने की टेक्निक यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहली जो टेक्निक है, मेटल लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव. सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, लो रिएक्टिविटी सीरीज में अगर वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब है कि भाई वो अनरिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव है. द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन. हाँ, इनके ऑक्साइड्स और हमें मिल सकते हैं, तो इनको ऑक्साइड्स को अलग किया जा सकता है बहुत आसानी से, सिर्फ इनको गर्म कर दिया जाए. फॉर एग्जाम्पल सिनेबार, अंडरलाइन करें इस वर्ड को, सिनेबार. इसका फॉर्मूला भी यहाँ दिया गया है, मरकरी सल्फाइड HgS इज ओर ऑफ मरकरी. ये मरकरी का ओर होता है, एग्जाम में अलग से पूछ लिया जाता है. सिनेबार क्या होता है, इसका फॉर्मूला बताइए, ये किसका ओर होता है. तो सिनेबार HgS इसका फॉर्मूला है, और ये मरकरी का ओर होता है. व्हेन इट इज हीटेड इन एयर, जब ये हवा में हीट किया जाता है, इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड. ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड में पहले बन जाता है HgO. मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज देन रिड्यूस्ड टू मरकरी ऑन फर्दर हीटिंग. और ज़्यादा उसे गर्म करते हैं तो इससे फिर मरकरी अलग निकल जाती है. इसको एक रिएक्शन के द्वारा भी समझाया गया है. HgS सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, प्लस O2.
हीट जब हम इसको करते हैं तो HgO यानी कि मरकरी ऑक्साइड प्राप्त हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ प्राप्त हो जाती है। फिर दोबारा हम इस मरकरी ऑक्साइड को जब हीट करते हैं तो मरकरी और ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से मरकरी अलग हो गई, ऑक्सीजन अलग हो गई। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में आप यही सीखेंगे कि प्योर मेटल कैसे आपको अलग निकालना है। गुड। सिमिलरली कॉपर विच इज फाउंड एज कॉपर सल्फाइड इन नेचर कैन बी ऑब्टेन्ड इनटू ओर्स बाय जस्ट हीटिंग इट इन एयर। जैसे ही कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, ये भी लो रिएक्टिविटी सीरीज में आता है, तो इसको भी हम सिर्फ गर्म करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कॉपर सल्फाइड का और है, कॉपर सल्फाइड है, इसको ऑक्सीजन में गर्म करा तो कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाती है। और कॉपर ऑक्साइड को फिर हमने कॉपर सल्फाइड के साथ मिला के गर्म करा तो कॉपर अलग निकल जाता है और कॉपर सल्फाइड का जो सल्फर था वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होके सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है। तो इस तरीके से कॉपर अलग निकल आता है, सल्फर डाइऑक्साइड अलग निकल आता है। वेरी गुड। एक्सट्रैक्शन मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। अब यहाँ पर वर्ड आता है रोस्टिंग और कैल्किनेशन। जितने भी मिडल में हमारे जो मेटल्स हैं उनको निकालने के लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं। सबसे पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, थ्योरी क्या कह रही है। द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सच एज आयरन, जिंक, लेड, कॉपर एटसेट्रा आर मॉडरेटली रिएक्टिव। दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एट सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स इन नेचर। तो इनके भी सल्फाइड या कार्बोनेट्स मिलते हैं, जैसा कि हमने बताया C4 कार्बोनेट, C4 कैल्किनेशन। तो कार्बोनेट और को कैल्किनेशन से अलग करेंगे और सल्फाइड और को रोस्टिंग से करेंगे। इट इज ईजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कंपेयर टू सल्फाइड एंड कार्बोनेट। ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात कही है। अगर एक मेटल ऑक्साइड फॉर्म में मिला हुआ है, जैसे लो रिएक्टिविटी सीरीज में था, तो उसको अलग करना आसान है। अगर वो सल्फाइड या कार्बोनेट और के में मिला हुआ है तो उसको अलग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देयरफॉर प्रायर टू रिडक्शन द मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। तो पहले रिडक्शन के द्वारा, रिडक्शन आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, जिसमें हाइड्रोजन ऐड होती है या सल्फर या ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, उसे रिडक्शन कहा जाता है। फर्स्ट चैप्टर में आपने इसे डिटेल में पढ़ा था। तो पहले उसको रिडक्शन करके उससे ऑक्सीजन को अलग मेटल ऑक्साइड्स बनाया जाता है। द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रोंगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। सल्फाइड ओर को कन्वर्ट किया जाता है उसके ऑक्साइड में, उसको बहुत सारा गर्म किया जाता है, बहुत सारी ऑक्सीजन में, बहुत सारी ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। इस प्रोसेस को रोस्टिंग कहा जाता है। रोस्ट, इसमें ऑक्सीजन भी आता है। आर के बाद आप देखोगे ओ आ रहा है तो मतलब समझ लो भाई ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन इसमें बहुत सारी इन्वॉल्व होती है। सल्फाइड ओर्स होते हैं, उससे ऑक्साइड ओर्स बनाया जाता है। इस प्रोसेस को रोस्टिंग कहा जाता है। अब ये दूसरा डिफरेंस हमें पता चल गया। पहला डिफरेंस भाई रोस्टिंग में सल्फाइड ओर्स को निकाला जाता है। दूसरा डिफरेंस इसमें ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा रखा जाता है, एक्सेस ऑफ एयर में इसको हीट किया जाता है। द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। ये दूसरा डिफरेंस देखिए। कार्बोनेट ओर्स कैल्किनेशन से अलग होते हैं और कैल्किनेशन में लिमिटेड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है हीट करने के लिए। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्किनेशन। द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग एंड कैल्किनेशन ऑफ जिंक ओर्स कैन बी शोवन बिलो। नीचे दिखाया गया है। रोस्टिंग देखिए, जिंक सल्फाइड है, 3 ऑक्सीजन 3 O2 लिया, हीट किया, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो गया। जिंक ऑक्साइड को फिर आगे हम अभी नीचे करेंगे, कैसे करेंगे, कार्बन से इसकी रिएक्शन कराएंगे। साथ ही कैल्किनेशन देखिए, जिंक कार्बोनेट था उसको अकेले हीट करा हमने लिमिटेड ऑक्सीजन में, तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। दोनों में हमें जिंक के ऑक्साइड प्राप्त हो गए। लेकिन जिंक का एक सल्फाइड और था जहां हमने रोस्टिंग किया, जिंक का एक कार्बोनेट और था जिसका हमने कैल्किनेशन किया। सल्फाइड और के लिए रोस्टिंग में हमने बहुत सारी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करा, लेकिन कैल्कुलेशन में कम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करा। चलिए, द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस्ड टू द कोरस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। जैसे जिंक ऑक्साइड है, इसकी जब हम कार्बन से रिएक्शन कराते हैं, जिंक अलग निकल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग आ जाती है। तो इस तरीके से आप क्लियर कर चुके हैं। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर। मैंने बताया आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन याद कीजिए, चैप्टर 1 में आपने पढ़ी थी। हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनको रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा इनको अलग किया जाता है। दे कैन डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। लोअर रिएक्टिविटी में जितने कंपाउंड्स होते हैं
उनको ये डिस्प्लेस खुद ही कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसके एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराते हैं। तो एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम मैग्नीज से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इस तरह से मैग्नीज अलग निकल जाएगा प्योर फॉर्म में और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग आ जाएगा, प्लस इस रिएक्शन में हीट पैदा होगी। ठीक है जी। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक, जैसा कि हमने बताया यहाँ पर हीट पैदा होगी, तो ये बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होती है। एक्स मतलब एक्स्ट्रा हीट यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाती है। टोटल अमाउंट इन्वॉल्व इतना ज़्यादा होता है कि मोल्टन स्टेट में इसको कर देता है। और सच बात तो ये है कि आयरन थर्ड ऑक्साइड मतलब आयरन ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ जो रिएक्शन होती है, इसका इस्तेमाल किया जाता है रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए, मशीन के पार्ट्स को जोड़ने के लिए, और इस रिएक्शन को थर्मिट रिएक्शन कहा जाता है। रिएक्शन एग्जाम में पूछ ली जाती है, यहाँ पे लिखी हुई है Fe2O3, वेल्ड करते हुए देखा होगा आपने बहुत सारे लोगों को, वो एक थर्मिट रिएक्शन होती है। आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, आयरन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट इसमें पैदा होती है। चलिए, एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। चलिए, टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज को जानने के लिए आप यहाँ एक इलेक्ट्रोलिसिस दिखाया गया है, इसको देखिए। इसमें क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए पहले आप। एक हम इलेक्ट्रोलिसिस का 2 कार्बन की रोड्स हम डाल देते हैं इसमें, कैथोड में एक एनोड पे। एसिडाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हम उसमें भर देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी हम उसमें गुजार देते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर की रिफाइनिंग यहाँ पर हो रही है। द इलेक्ट्रोलाइटिक इज अ सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। द एनोड इज इम्प्योर कॉपर, एनोड पर जो कि पॉजिटिव हमारा आयन होता है उस पर हम इम्प्योर कॉपर लगाते हैं। व्हेन एज द कैथोड इज स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर, जबकि कैथोड पर प्योर कॉपर की हम स्ट्रिप लगा देते हैं। अब होता क्या है, बीच में हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही आप गुजारेंगे इससे, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट प्योर कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। प्योर कॉपर जो है वो कैथोड पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। हमने इम्प्योर कॉपर लगाया था, याद करिए, एनोड पर। तो होता क्या है कि जब कैथोड और एनोड दोनों पे हम करंट डालते हैं तो करंट जो कैथोड वाली रोड है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को खींच लेती है और सिर्फ सल्फेट वहाँ रह जाता है। इस बीच उस कॉपर को पूरा करने के लिए जो एनोड पर हमने इम्प्योर कॉपर की जो रोड लगाई है वहाँ से कॉपर मेल्ट होना शुरू होता है और वो उसमें कॉपर सल्फेट में घुलना शुरू होता है। अब इस बीच क्या है कि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज थी, वो इम्प्योरिटीज एनोड के नीचे आके इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं और ये जितनी इकट्ठी होनी शुरू होती है इन्हें एनोड मड कहा जाता है। इस पे एक सवाल पूछ लिया जाता है, भाई एनोड मड क्या होता है? समझ आया? फिर समझिए, एनोड पर हम इम्प्योर कॉपर की रोड लगाते हैं, कैथोड पर प्योर कॉपर की रोड लगाते हैं और सॉल्यूशन हम भर देते हैं कॉपर सल्फेट का। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है, कैथोड पर प्योर अट्रैक्ट करना शुरू करता है वो कॉपर को, उसके ऊपर चिपकना शुरू हो जाता है, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन टूट गया, वहाँ पे सल्फेट बचा सिर्फ। एनोड से कॉपर मेल्ट होके उस सॉल्यूशन में पिघलना मिक्स होना शुरू होता है जिसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, वो एनोड के ठीक नीचे ही इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं। इसी को एनोड मड कहा जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। द मेटल प्रोड्यूस वेर, ये देखिए अब यहाँ मैनी मेटल सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली। यही तरीका है इन सबको निकालने का। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। अ सोल्यूशन ऑफ मेटल साल्ट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट, उसी मेटल का साल्ट यूज किया जाता है। द apparatus is shaped, दिखाया गया यहाँ पर, ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजोल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। देखिए वही बात इसने बताई है, इलेक्ट्रोलाइट में प्योर मेटल घुलना शुरू हो जाता है। द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट डिपोजिट द कैथोड पर शुरू हो जाता है। द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन वेयर एज द इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड एंड आर नोन एज एनोड मड। एग्जाम में स्पेशली पूछा जाता है एनोड मड क्या होता है, तो ये इसकी डेफिनेशन मिल गई। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मिनरल और गैंग्यू, तीनों को हमने डिस्कस किया है। नेम 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन द नेचर इन द फ्री स्टेट, कोई भी 2 मेटल लिख सकते हैं। गोल्ड प्लेटिनम लिख दो, सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, कोई रिएक्शन इनकी देखने को हमें नहीं मिली यहाँ तक अभी तक। व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, ऑक्साइड से मेटल और को प्राप्त करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, कोरोजन की बात करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं
और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।